हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और स्वागत है आपका शाम के 6 बजे इस बायोलॉजी लाइव पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इस क्लास में एक विषय पे चर्चा करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं और इस चर्चा का नाम है कैंसर। कि आखिर कैंसर कैसी बीमारी है, कैंसर का इलाज कैसे संभव है और कैंसर का पता कैसे लगाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक परेशानी वाली बीमारी, अब ये शहर ही नहीं गांव में हर कोई इससे जान गया है कि कहीं किसी को मुंह का कैंसर, किसी को फेफड़े का कैंसर, किसी को लंग्स का कैंसर है, किसी को स्तन का कैंसर है, किसी को गर्भाशय का कैंसर है और अलग अलग जगह ऐसे बहुत सारे कैंसर फैल रहे हैं। आज हम इसके विषय में एक सामान्य जानकारी जो हर एक इंसान को पता होनी चाहिए। क्या सच में तंबाकू खाने से कैंसर होता है? क्या सच में स्मोकिंग कैंसर का कारण बनता है? या फिर अगर जो महिलाएं जो कभी स्मोकिंग नहीं करती या तंबाकू नहीं खाती, उनमें जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, यूट्रस का कैंसर होता है, ब्लड का कैंसर होता है, उनमें क्यों कैंसर होता है? ऐसा एक बड़ा रूप आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर कैंसर किस बीमारी का नाम है और ऐसा क्या होता है कि हम इसमें अपने आप को ठीक नहीं कर पाते। अब एक सामान्य बात समझना, मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लेते हैं कैंसर होता कैसे है और कैंसर की शुरुआत कैसे होती है, कैंसर असल में किस रोग का नाम है। देखो भाई, मान लो ये आपकी सामान्य कोशिका है और इस सामान्य कोशिका में मान लो आपको चोट लग जाए, ठीक है, किसी तरह से ये चोट लग जाए और डैमेज हो जाए। पूरे शरीर में हर जगह ऐसा होता रहता है। आपने देखा होगा कि हर जगह कैंसर उन्हीं जगहों पर होता है जहां पर डैमेज होने की चांसेस ज्यादा है। जैसे गले का कैंसर, क्यों हम लगातार बोलते हैं हमारा गला डैमेज होता है, हम लगातार सांस लेते हैं हमारा फेफड़ा डैमेज होता है, गर्भाशय हर महीने डैमेज होता है। समझ रहे हैं बात को? ब्रेस्ट का कैंसर उसके महीने में हर महीने उसमें बदलाव कुछ ना कुछ हार्मोन्स की वजह से होते रहते हैं। तो ऐसी जगह जहां पर लगातार बदलाव चलता है उन जगहों पर कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं। कभी आपने ऐसे त्वचा का कैंसर, अगर त्वचा में बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है तो त्वचा का कैंसर होता है। समझ रहे हैं बात को? तो मान लेते हैं ये आपकी कोशिकाएं हैं और यहां पर ये डैमेज हो गई, इतनी जगह पर ये डैमेज हो गई, तो ये कोशिका कैसे आएगी? आप सोचिए, ये कोशिका कैसे आएगी? ये बाजू वाली कोशिका अपना विभाजन करेगी और विभाजन करके खाली जगह को पूरा भर लेती है। कभी भी आपको चोट लगी होगी तो आपने देखा होगा कि जिन जगहों पे हम खाली हो जाते हैं उन जगह को हम भर देते हैं। ये जैसे ही एक दूसरे को टच करते हैं, इनके बीच का विभाजन रुक जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्श संदमन। ये एक सामान्य कोशिका का सबसे बड़ा गुण है जिसे हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, कि जितनी जगह खाली है उतनी जगह को भरो और जब वो जगह भर जाए तो उसके बाद विभाजन को रोक दो। हमारे आसपास में जितने भी कोशिकाएं हमारे पास में हैं, ये लगातार विभाजन नहीं कर रही है, इस पे विभाजन रुक जाती है, इन पे विभाजन रुका हुआ है मेरे बच्चे। हालांकि जब इस पे चोट लगेगी, हमारा हाथ पैर डैमेज हो जाएगा, तब हमारी नई कोशिकाएं बनती हैं और उतनी ही बनती हैं जितनी जरूरत है। सबने देखा है। जस्ट एग्जांपल, मेरे हाथ पे कुछ समय पहले चोट लगी थी, हालांकि वो कुछ समय पहले मेरा 7-8 साल से चल रहा है, क्योंकि 10-12 साल पहले चोट लगी थी और जब से पढ़ा रहा हूं यही एग्जाम्पल देता हूं मैं। तो हाथ पे चोट लगी थी तो आपको हाथ पे पता है वापस आ गई सारी कोशिकाएं। तो कहीं पर भी आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, सारी कोशिकाएं बराबर बराबर आ गई। जब भैया सारी कोशिकाएं बराबर आ गई हैं और उसके बाद विभाजन रुक गया है, इस विभाजन को हम स्पर्श संदमन के द्वारा रोकते हैं और ये कौन सी कोशिका है? सामान्य कोशिका। अब ये तक तो बात ठीक था, पर अगर मान लो आपके पास बार बार कोई कोशिका डैमेज हो, ये मान लेते हैं डैमेज हुआ कोशिका, यहां से यहां तक डैमेज हुआ और डैमेज होने के बाद उसने विभाजन शुरू किया और विभाजन करने के बाद उसे रुकना था, कांटेक्ट इनहिबिशन को रोकना था, पर दे लूज कांटेक्ट इनहिबिशन। इन्होंने अपने कांटेक्ट इनहिबिशन को छोड़ दिया और कोशिकाओं का एक बंच बना लिया, कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लिया जनाब, कोशिकाओं का गुच्छा बना लिया।
तो आप ये देखिए यहां पर विभाजन नहीं रुक रहा है, तो स्पर्श करके जो संदमन करना है, जैसे ही वो टच करना है वो यहां पर खत्म हो गया। स्पर्श संदमन खत्म हो गया, कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म हो गया, तो इसने एक एक्स्ट्रा ग्रोथ कर ली। ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ की फॉर्म किया, क्या बनाया इसने बेटा? फॉर्म किया ट्यूमर। इसने ट्यूमर बना लिया, अर्बुद कहते हैं उसको, उसने बना लिया। अब ट्यूमर बना लिया तो क्या गलत हो गया? आप सोचिए कि आपकी कोशिका अगर यहां से फूल जाए तो क्या कुछ गलत बात है? नहीं ना, गलत बात है। फूल जाती, मरता क्यों है इंसान? अब ये कोशिका फूली तो तब तक ठीक था, इसको काट के निकालेंगे तो शायद ठीक भी हो जाए, पर कभी कभी ये कोशिका हमारे रक्त से होते हुए हमारे पूरे शरीर में चली गई। जब हमारे पूरे शरीर में ये कोशिका चली जाती है तो लगभग सभी अंगों में यही कार्यक्रम करेगा। अब सोचिए कि हमारे पूरे शरीर में यही कार्यक्रम होने लग जाए और हमारी सामान्य कोशिकाओं से ये लड़ने लग जाए, हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाओं से लड़ने लग जाए। ये बाहरी कोशिका हमारी सामान्य कोशिकाओं से लड़े कि ए तुम खाना नहीं खाओगे, तुम्हारा खाना हम खाएंगे। हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाओं का खाना खा ले, न्यूट्रिशन ले ले, ऑक्सीजन ले ले, कार्बन डाइऑक्साइड ना निकाले, तो सामान्य कोशिका क्या होने लग जाएगी? मरने लग जाएगी। और जब सामान्य कोशिका मरने लग जाएंगी तो वो अंग सड़ सड़ के गिरने लग जाता है, और यही कैंसर का भयावह रूप है। आपने ये बात देखी होगी कि अगर किसी इंसान को मुंह का कैंसर है तो मुंह पहले फूलता है, ट्यूमर बन जाता है, और उसके बाद वहां की कोशिकाएं सड़ सड़ के गिरने लग जाती हैं, ये एरिया पूरा खोखला होने लग जाता है। और जब आपने ये चीज देखी होगी, ये ट्यूमर के कारण हुआ है, और ट्यूमर की सामान्य कोशिकाओं से लड़ाई के कारण हुआ है। तो आप इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सामान्य कोशिका और ट्यूमर में अंतर क्या है। ट्यूमर जब तक ट्यूमर है तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्यूमर जब पूरे शरीर में फैलने लगे तो समझना खतरनाक है, और ये कैंसर का कारण बनता है। तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पे एक बार जोर से बताना, आपस में बात प्लीज मत करिए, ठीक है? बहुत गहन विषय पढ़ाया जा रहा है। ऐसे विषय पे चर्चा करके आप अपने बहुत सारे लोग जिन्हें शायद कैंसर नहीं होता और हॉस्पिटल में कह दिया जाता है कि कैंसर है, जान नहीं पाते। अगर अगली बार कैंसर हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, आपको जानकारी अच्छी होगी, आप पढ़ पाएंगे कि उस रिपोर्ट में कैंसर के बारे में क्या लिखा हुआ है। कभी भी उस रिपोर्ट में कैंसर शब्द उपयोग नहीं होता, उसमें लिखा होता है बिनाइन ट्यूमर, समझ रहे हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर, मल्टीपल मैलिग्नेंसी, ल्यूकीमिया, सार्कोमा, ऐसा शब्द लिखा हुआ रहेगा। तो पहले पढ़ लो, ठीक है? पहले पढ़ लो, ताकि कोई आसपास कभी ऐसी बीमारी हो तो जानने के लिए तुम तैयार रहो। याद रखना, हमेशा कभी ना कभी, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल, मैंने इसलिए नहीं पढ़ा था कि मुझे सबको जानकारी चाहिए, लेकिन जब मैं जानकारी रखता हूं तो मेरे आसपास के क्षेत्र में किसी को भी कोई रोग होता है तो वो पर्सनली एक सजेशन ले लेते हैं कि भैया ये रोग हो गया है, तो इसका डायग्नोसिस क्या होगा, क्या कारण है, कैसे है, बारी जानकारी मिल जाती है। शुरुआत करते हैं आज की कहानी का, और यही कहानी यहां से शुरू हो रही है। तो इस टॉपिक में भयंकर रोगों में से कैंसर है। लाखों से ज्यादा लोग कैंसर से बीमार होते हैं और हमारी सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका में बदल जाती है। आखिर हमारी सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका में कैसे बदल जाती है बच्चे? सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका में कैसे बदल जाती है, इसका उपचार क्या है, नियंत्रण क्या है, और आयुर्विज्ञान में अनुसंधान का बहुत बड़ा विषय है। आइए जानते हैं कि कैंसर होता क्या है। सबसे पहले मैं बताऊं कि सामान्य कोशिकाओं से, आप इन डायग्राम को देखिए, आप बस इतना समझना कि कैंसर कोशिका में क्या खत्म हो जाता है। सबसे पहला पार्ट स्पर्श, जो संदमन जो है का लॉस हो जाता है, स्पर्श संदमन जो है वो खत्म हो जाता है। स्पर्श संदमन खत्म हो जाता है। जब स्पर्श संदमन खत्म हो जाएगा तो कोशिकाएं ट्यूमर बनाती हैं, कोशिकाएं फूलती हैं मेरे बच्चे, कोशिकाएं जो हैं वो ट्यूमर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ट्यूमर बनाती हैं।
और जब वो ट्यूमर बनाती हैं तो कितने प्रकार का ट्यूमर आपको पता है? कितने प्रकार का ट्यूमर है? कितने प्रकार का ट्यूमर? 2 प्रकार का ट्यूमर है मेरे बच्चे। ये ट्यूमर जो है वो 2 प्रकार का है। एक बिनाइन जिसे हम कहते हैं सुदम अर्बुद, सुदम अर्बुद, और मैलिग्नेंस का मतलब होता है दुर्दम। सुदम और दुर्दम, सुदम का मतलब होता है भैया जो एक ही अंग तक सीमित है। सुदम का मतलब होता है एक ही अंग तक सीमित है। मुंह में हुआ था तो मुंह में ही रहेगा। तो जब मुंह में हुआ था तो मुंह में ही अगर रहेगा, समझ रहे हैं, अगर मुंह में ही था और मुंह में ही रहेगा तो उस अंग को काट दें अगर तो ठीक हो जाता है, इतना खतरनाक नहीं है। बिनाइन कैंसर कहते हैं इसको। तो कभी भी आपको पता चले कि किसी को बिनाइन कैंसर हुआ है तो समझना कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अभी भी ठीक किया जा सकता है। और दूसरी बात, मैलिग्नेंसी मतलब जब कैंसर या ट्यूमर जो अर्बुद है अनेक अंगों में फैल जाए। जब आपके अनेक अंगों में फैल जाए तो उसे अपन कहते हैं भैया कौन सा बीमारी? उसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। तो 2 प्रकार का कैंसर है इस दुनिया में, सुदम और दुर्दम। एक ही अंग में है तो ठीक हो सकता है, जो एक ही अंग में हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो सुदम अर्बुद जो एक ही जगह पर है वो काट के अलग अलग करके जीभ को निकाल दो, जबड़ा निकाल दो, मुंह ही काट दो, फेफड़ा निकालोगे तो मर ही जाएगा, ब्रेस्ट हटा दो, गर्भाशय हटा दो, शायद इंसान बच जाए। पर अगर एक बार मैलिग्नेंट कैंसर पता चला है डायग्नोसिस में तो भैया बचने के चांसेस बहुत कम है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर कभी पता चले कि बिनाइन ट्यूमर हुआ है, आपके हाथ में फोड़ा है मेरे बच्चे, आप उसे चेक करवाने जाओगे, बिनाइन कैंसर पता चलेगा, बिनाइन ट्यूमर है। इसलिए कभी भी बिनाइन वर्ड अगर लिखा रहे तो समझना ज्यादा खतरे की बात नहीं है। स्तन का गठान का चेकअप कराने वाली बहुत सारी महिलाएं जब चेकअप कराने जाती हैं और उस गठान मिलती है तो उस गठान को चेक करने जाएंगे तो पता चलेगा, उसको गठान को चेक कराने जाएंगे तो पता चलेगा कि भैया उसमें जो है गठान जो हुआ है वो बिनाइन कैंसर है। पता तुरंत लग जाता है, लेकिन हमेशा वो कैंसर हो जरूरी नहीं है। इसलिए कभी भी आप किसी के डॉक्टर के कभी भी सलाह पे जाएं तो बिनाइन मतलब ज्यादा खतरे की बात नहीं है। वो सामान्यतः किसी भी गठान को बिनाइन कैंसर कह देते हैं, पर मैलिग्नेंसी लिखा हुआ है मतलब बात खतरनाक की है। समझ रहे हैं? खतरनाक है। एक फीमेल के अंदर बेटा सुनिधि जो है यूट्रस का होना बहुत जरूरी आपको लगता है, पर अगर नहीं भी रहेगा तो जान बच सकती है। जान तो रहेगा, जान है तो जहान है। बच्चा पैदा नहीं होगा और क्या है, इससे ज्यादा यूट्रस की और बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो तो बहुत सारी महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल ना करने के लिए भी गर्भाशय को हटा देती हैं, तो इतना बड़ा बात नहीं है। ये बात याद रखना, जान होना चाहिए। एक फीमेल में बहुत सारे, आपने सुना भी होगा, हॉलीवुड की बहुत ज्यादा फेमस अभिनेत्री हैं एंजेलिना जोली, उन्होंने अपने ब्रेस्ट को हटा दिया था अगर उन्हें कैंसर हुआ था जब। तो कैंसर ब्रेस्ट को हटा देना भी बहुत बड़ा मसला नहीं है, कैंसर से बचा तो रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए बात करते हैं आगे के विषय पे कि हमारे पास कैंसर होता क्या है। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन नियंत्रित और नियमित है। हमारी जो वृद्धि है, हमारा जो विभाजन है वो नियंत्रित है, फिक्स्ड है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता यार, लिमिटेड है कि इतना ही शरीर बनेगा, जहां जहां डैमेज वहीं वहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन इस प्रक्रियाओं में नियामक क्रियाविधि टूट जाती है। कैंसर कोशिकाओं में इन्हें रोकने वाला टूट जाता है। सामान्य कोशिका में गुण होता है संस्पर्श संदमन, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। क्या मतलब है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन? वृद्धि करते 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 जैसे ही एक दूसरे को टच करेंगे कह देंगे हाँ 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 जरूरत पूरी हो गई, खत्म। टच करते ही अगर आप उसे विभाजन रुक जाएगा, उसके बाद वृद्धि नहीं होती। यह बात याद रखना, कभी भी चोट लगे तो इसके बाद वृद्धि नहीं हो रही है। परंतु अगर किसी इंसान को कैंसर हो रहा है, अनियमित वृद्धि हो रही है।
बहुत दिनों तक अगर आपका घाव ठीक नहीं हो रहा है, कैंसर हो सकता है। अगर कोई चोट बार बार लग रही है, कैंसर हो सकता है। कहीं पर भी अगर आपको याद रखना चोट लग रही है, बाद में उसको बचना चाहिए, अदरवाइज कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ठीक करवाइए तुरंत। तो इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं में स्पर्श संदमन की अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। स्पर्श संदमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अनियंत्रित वृद्धि को रोक देते हैं कि भैया इतना हुआ, रोक दे। पर अगर ये ना रुके तो जबरदस्ती का ग्रोथ करेगा, और जबरदस्ती का ग्रोथ करेगा तो हमें ट्यूमर होगा। तो जबरदस्ती का ग्रोथ होता है। कैंसर कोशिका में हमारा स्पर्श संदमन खत्म हो गया और ये कोशिकाओं का बहुत बड़ा भंडार खड़ा कर देगा, और ये भंडार ट्यूमर कहलाएगा, अर्बुद कहलाता है। सारे बच्चे समझ गए होंगे ये दो प्रकार का होता है, सुदम और दुर्दम। सुदम का मतलब जो एक अंग तक सीमित है। सुदम का मतलब है कि भैया सुदम अगर अर्बुद है तो लिमिटेड टाइम है। अब आइए सुदम के बारे में तुम्हें बताता हूं। बिनाइन कैंसर, सुदम नाम से ही दिख रहा है कि आसान सा लग रहा है। सुदम का मतलब होता है भैया ऐसा बीमारी जो एक अंग तक सीमित रहे, एक अंग तक सीमित रहे। सुदम का मतलब होता है ऐसा कैंसर जो एक अंग तक सीमित है। अब मैं आपको बताता हूं, एक अंग तक सीमित है। आप मेरी बात को समझना, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। मान लो ये आपकी सामान्य कोशिका है आहार नाल की, ऐसा बना हुआ है। अब अगर मान लो आपको कैंसर होना हुआ, यार बीमारी हुई, मान लो चोट भी लगा, तो जितनी कोशिका है डैमेज हुई उतनी ही आ जानी चाहिए थी। पर होता क्या है, हमारे पास अगर ये अनियंत्रित इतना और वृद्धि कर लिया तो यार इसकी मेरे को जरूरत नहीं थी ना। ये इतना एक्स्ट्रा वृद्धि किया कि नहीं किया, बताइए जरा। ये एक्स्ट्रा अनियंत्रित वृद्धि जो हुआ है ये हमारे लिए हानिकारक है। ये है सुदम अर्बुद, एक अंग तक सीमित है। अब मान लो ये यहां से फट गया, तो ये फट के अगर शरीर से बाहर गया, उस अंग से बाहर गया, तो जब बाहर ही बाहर जाता जाएगा तो वो शरीर में पूरे फैल जाएगा। और एक बारी तुम्हें अगर ये शरीर में फैला, तो ऐसा फैलेगा कि फैला देगा इंसान को। इसे मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। सुदम अर्बुद, जैसे आप देखेंगे जीभ में जो छाले होते हैं उसे भी एक प्रकार का कैंसर ही मान सकते हैं। बिनाइन कैंसर वो ठीक हो गया मान लो। जिंजीवा, आप कभी अपने यहां पर ये दांतों के ऊपर का इलाका अगर फूला हुआ देखते हैं ना, तो खतरे की घंटी है बाबू, ठीक करवाओ उसको। अगर कभी भी दांत के पैलेट के ऊपर की तरफ में जहां फुल्की गुपचुप खाते समय ऊपर छिल जाता है, उस जगह अगर बहुत ज्यादा फूला हुआ है बाबू चेक करवाओ। अगर बहुत ज्यादा बकल कैविटी, यहां पर कुछ फूला गठान सा लगता है, बाबू चेक करवाओ। स्तन में कोई गठान नजर आती है, अगर वो 1-8 महीने में दर्द कर रही है, बाबू चेक करवाना है। अगर गर्भाशय में बार बार जलन और दर्द होती है, बाबू चेक करवाना है। शरीर में किन्हीं भी जगहों पर आपको अनावश्यक गठान दिखाई दे, डॉक्टर के पास पहुंचना है, सही डॉक्टर को दिखाना है कि बॉस यहां पर एक गठान हुई है। सामान्य डॉक्टर को दिखाना जिस पे आपको भरोसा हो, ताकि कोई अगर इंसान ये कह रहा है कि सामान्य है तो वो ठीक हो जाना चाहिए, पर अगर नहीं ठीक हो रहा है तो चेकअप समय रहते करवा लें। अनावश्यक धीरे धीरे ये फैल कर मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, त्वचा का कैंसर और ना जाने किसका ये रूप बनता है। बात ध्यान से रखिए। तो सुदम अर्बुद ऐसा अर्बुद है भैया जो अपने मूल स्थान तक सीमित रहता है। सुदम अर्बुद ऐसा आबुर्द मतलब ऐसा ट्यूमर है जो अपने जिन अंगों पर हुआ है वहीं पर अभी है, वहीं पर सीमित है। ठीक है, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैला है। इससे मामूली क्षति होती है। मामूली क्षति मतलब हो गया है, फिर ठीक भी हो जाएगा, फिर हो सकता है ज्यादा फैल जाए तो काट पीट के निकाल दें तो चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। पर अगर बाबू अगर ये बड़े दिनों तक रहा, अगर ये बहुत दिनों तक रहा, तो ये आपके बाकी अंगों में भी फैलेगा और तब इसका नाम दुर्दम अर्बुद पड़ता है। तो दुर्दम अर्बुद क्या है?
वही कोशिका जो पूरे शरीर में फैलने लग जाए तो उसे दुर्दम अर्बुद कहते हैं, आबुर्द कहते हैं, दुर्दम आबुर्द कहते हैं। तो याद रखना, ऐसी कोशिकाओं का पुंज है जो बहुत तेजी से बढ़ती है, नए नए ऊतकों पे हमला करेगी, आसपास के सभी ऊतकों को हमला करेगी, उनसे लड़ेगी और लड़ने के बाद शरीर के सभी अंगों में फैल गई, क्षति पहुंचाती है, बहुत तेजी से विभाजित होगा और बहुत तेजी से वर्धित होगा, जिससे वो अत्यावश्यक जब इतना तेजी से ये विभाजित होगा, जितना ये तेजी से विभाजित होगा उतना तेजी से दूसरी कोशिकाओं का पोषण लेने लग जाएगा। समझे? अनावश्यक वृद्धि हो रही है ना बबुआ इसका, तो ये बाकी कोशिकाओं से पोषण लेने लगेगा, उन कोशिकाओं को मारने लग जाएगा, और जब उन कोशिकाओं को मारने लग जाएगा उनके साथ कंपटीशन करेगा, उन्हें भूखा रखेगा, स्टार्विंग, दूसरी कोशिकाओं को भूखा रखेगा, सामान्य कोशिकाएं भूखी रहेंगी और ये पोषण पे पोषण खाएगा, ये पोषण पे पोषण खाएगा, और जब ये पोषण पे पोषण खाता है तो ऐसे आबुर्दों से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त के द्वारा भी दूसरे शरीरों में पहुंच जाती। जब ये हमारे शरीर से दूसरे अंगों पे फैलता है तो वहां पर तेजी से रक्त के द्वारा फैलता है, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ये सबसे खतरनाक गुण है कि जब एक आबुर्द, एक ट्यूमर एक अंग से दूसरे अंग में रक्त के द्वारा फैले तो उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। जहां भी जाती है नए आबुर्द बनाती है, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं, और यह सबसे बड़ा डरावना गुण है। तो 3 शब्द मेरे बच्चे 3 शब्द आप जान लो तो सारी कहानी जान लोगे। सबसे पहला वर्ड आता है स्पर्श संदमन। स्पर्श संदमन एक ऐसा गुण है बेटा जो सामान्य कोशिकाओं में होता है, और विभाजन जब पूरा हो जाए तो विभाजन को रोक दिया जाता है, यह स्पर्श संदमन कहलाता है। दूसरा शब्द जिसे अपन कहते हैं नियोप्लास्टिसिटी, जिसे अपन कहते हैं नियोजीव द्रव्य। क्या कहते हैं हिंदी में से जी? नियोजीव द्रव्यता, नवजीव द्रव्य, सॉरी, नवजीव द्रव्य, ठीक है, इसे ये वर्ड कहते हैं। अब ये क्या चीज है भाभी? ये क्या चीज है भाई? तो नियोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कैंसर कोशिका के द्वारा सामान्य कोशिका पर हमला, सामान्य कोशिका में होगा हमला, सामान्य कोशिकाओं को मारा जाएगा, भूखा रखा जाएगा, और भूखा रखा जाएगा तो सामान्य कोशिकाएं मरेंगी कि नहीं मरेंगी जी? अरे बोलिए, मरेंगे कि नहीं मरेंगी? ये दूसरी बात हो गई। तीसरा शब्द आता है मेटास्टेसिस। अगर ये जान गए तो सब जान गए। मेटास्टेसिस का मतलब होता है रक्त के द्वारा कैंसर कोशिका का नए अंग में स्थानांतरण। बस ये 3 बातें हैं जरूरी, और जैसे ही नए अंग में जाएंगे कैंसर का पता चलेगा। तो कैंसर 3 प्रकार से ही होता है। क्या बोलते हो मेरे बच्चे? कमेंट सेक्शन पे जोरदार दो रोर होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और आपके लिए चल रहा है 21 सितंबर से 30 सितंबर तक एक स्पेशल ऑफर, स्पेशल सेल, वो आपके लिए है। प्लीज आप उस ऑफर को जरूर ज्वाइन करिए। कमेंट सेक्शन पे लिंक है मेरे बच्चे, ये बात याद रखना, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं स्तन पे गठान कैसे पड़ती है? हर अंग जहां पर नया नया निर्माण होता है, कभी कभी वहां पर निर्माण से ज्यादा कोशिकाएं बन जाती हैं, आसपास जगह है नहीं तो एक बंच बना लेती हैं, और उसी को अपन गठान कहते हैं। हार्मोन्स की वजह से, कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से, कई बार और भी औषधियां अनावश्यक खाने से स्तन में गठान बनती हैं, और वो गठान कारण बनता है मेरे बच्चे बीमारियों का। समझ में आ गई मेरी बात? आगे बात करते हैं। अब दूसरा आया मैलिग्नेंट ट्यूमर। जैसा कि मैंने बताया था कि अपने अंग को छोड़कर फूट जाएंगी और पूरे शरीर में फैल जाएंगी और हर एक जगह कैंसर फैलाएगा।
जिसे मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं, और इसके ठीक होने के चांसेस 99% नहीं है। हालांकि आजकल विज्ञान इतना बढ़ चुका है, ठीक है, समझ रहे हैं, आजकल इतना विज्ञान बढ़ चुका है कि यह चीज बाहर बड़ी हो सकती है, ठीक हो सकता है, परंतु आपके लिए नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा रीजन बन के निकलेगा। याद रखना, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, डराने का मकसद मेरा नहीं है, पढ़ाऊंगा ही आपको एग्जाम के लिए, पर अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो आपको कोई भी किसी भी बात को लेकर लूट सकता है, आप शिकार हो सकते हैं दुर्भावना का, इसलिए बच के रहें, समझ के रहें। ठीक बात है। हो गया भैया कैंसर का रोग, मान लो किसी को हो ही गया, तो पता कैसे लगाएं कि सच में कैंसर है कि नहीं है? हम बीमारी का पता कैसे लगाएं कि इसे सच में कैंसर है कि नहीं? तो हम बीमारी का पता लगाने के लिए 2-3 तरीका अपनाते हैं। कैंसर फैल क्यों रहा है? जैसे अगर देखा जाए म्यूटेशन, कभी कभी कैंसर कुछ करने की जरूरत नहीं है, लगातार धूप में रहना, विकिरण में रहना, एक्सरे, गामा रे ज्यादा जहां पड़ रही, जैसे कोई इंसान, जैसे पहली इंसान मैडम क्यूरी जिसने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, वो मैडम क्यूरी खुद कैंसर से मारी गई थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि रेडियो एक्टिविटी शरीर के डीएनए को नष्ट करती। तो कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक्सरे, गामा रे, ये सारी रेज जो हैं, किरणें, वो कैंसर का कारण बनती हैं। लगातार लेने वाले कुछ तंबाकू, ड्रग्स, इवन कॉफी में जो कैफीन पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, तंबाकू, उसमें पाया जाने वाला निकोटीन, ये सारे कैंसर का कारण बनते हैं। सो कैंसर का कारण है क्या मेरे बच्चे? याद रखना, मैडम क्यूरी बहुत बड़ा रीजन है। कैंसर के कारण सामान्य कोशिकाओं को नवद्रव्य कोशिका का रूपांतरण, एक सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदलने के लिए बहुत सारे भौतिक, बहुत सारे रासायनिक और बहुत सारे जैविक कारक जिम्मेदार हैं, बहुत सारे भौतिक कारक जिम्मेदार हैं। जैसे मैं कहूं बहुत सारे भौतिक कारक कौन कौन से हैं? अगर मैं भौतिक कारक की बात करूं तो एक्सरेज हैं बाबू, इसके अलावा गामा किरण है, गामा रेज हैं, ये सब आपको कैंसर फैलाते हैं। इसके अलावा अगर मैं केमिकल की बात करूं कि कौन कौन से केमिकल जिम्मेदार हैं, तो तुम ये कहोगे भैया कि केमिकल, अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेज भी कुछ हद तक कैंसर फैलाती। अगर मैं केमिकल की बात करूं तो निकोटिन तो नाम ने सुना ही होगा, निकोटिन कैंसर है। इसके अलावा कुछ हद तक कुछ बेंजीन भी अब कैंसर का कारण बनता है, अमोनिया भी कैंसर का कारण बनता है। अमोनिया, याद रखना, मैंने अपने कुछ दोस्तों को जो अमोनिया पे रिसर्च कर रहे थे, उन पे ब्लड कैंसर देखा है और उन्हें खोया है। तो अमोनिया भी इसके कैंसर का कारण बनता है। बेंजाइल अल्कोहल भी कैंसर का कारण बनता है। और अगर मैं कुछ बायोलॉजिकल कारक बोल दूं, कुछ बायोलॉजिकल कारण बताऊं कि बायोलॉजिकल कारण भी है क्या, तो बताना हाँ भैया, एक विशेष प्रकार का वायरस है जिसे हम कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन, इससे कैंसर होता है। कुछ जीन हैं जो म्यूटेशन करवाते हैं, जिनका नाम है ऑन्कोजीन, ये सब भी कैंसर का कारण बनते हैं। आइए आपको बताता हूं। आपको पता है बहुत सारे लोग जो एक्सरे, गामा रे निकालते हैं ना एक्सरे करवाने के लिए, है ना, और एमआरआई करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, उनके अंदर जो असिस्टेंट खड़े रहते हैं उन्हें भी कैंसर हो जाता है, इसलिए उन्हें बार बार बदल दिया जाता है। रेडिएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे कारक में अगर माना जाए, कुछ भौतिक कारक, एक्स किरण, गामा किरण जैसे आयनकारी विकिरण और अल्ट्रावायलेट रेड, पराबैंगनी जैसी अनायनीकृत विकिरण, कुछ आयनीकृत विकिरण भी हैं जो एक्स और गामा किरण है, कुछ अनायनीकृत विकिरण भी हैं जो अल्ट्रावायलेट है। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक्सरे और गामा, एक्सरे और गामा बेटा ये आयनीकृत है, ये लिख लेना यहां पर, ये आयनीकृत है, इसमें आयन से निकलते हैं। और अल्ट्रावायलेट यानी जिसे पराबैंगनी कहते हैं, ये अनायनीकृत, अनायनीकृत। ये दो प्रकार की यहां पर रेज हैं जो आपको बीमारी फैलाने का कारण बनेगी। ये आपके डीएनए को तोड़ देते हैं। ऐसा क्या है इनमें कि हमें कैंसर फैलाता है? ये हमारे डीएनए में पेनिट्रेट, छेद कर देती हैं,
जैसे ही डीएनए को क्षति पहुंचेगी जिससे नवद्रव्य रूपांतरण होगा, यह कारण हो गया और आपकी सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका में बदल गई, कैंसर कोशिका में बदल गई भाई। इसके अलावा रासायनिक कारक में कौन कौन है? जैसे मैंने बताया, तंबाकू में जो धुएं हैं वो फेफड़े का कैंसर बनते हैं। तंबाकू को अगर चबाओगे तो मुंह का कैंसर बनेगा, ये रीजन है। यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारक हैं, दुनिया वाले बताते नहीं हैं, जो कैंसर का कारण बनते हैं। मुझे पूरी बात है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लिए जाने वाले ड्रग्स, दवाइयां, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बहुत बड़ा कारण है कि फीमेल्स को गर्भाशय का और फीमेल्स को ब्रेस्ट का कैंसर होता है। गवर्नमेंट ने तंबाकू पे बैन लगाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी चीजों पे बैन लगाना चाहिए जो मादाओं में, हमारी महिलाओं में, माताओं बहनों को ब्रेस्ट का और आपके गर्भाशय का कैंसर का कारण बनता है, उस पे भी बैन लगना चाहिए। कैंसर उत्पन्न करने के लिए कुछ विषाणु हैं जिन्हें अबुर्दीय विषाणु या ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। उनमें कुछ जीन भी हैं जिन्हें अपन कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन भी कहा जा सकता है। इनको जीन का पता हम लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कई जीनों का पता चलता है जो अलग अलग कैंसर का कारण बनते हैं, जैसे सेलुलर ऑन्कोजीन, सी ऑन्कोजीन, कुछ सेल भी हैं, कुछ सेल्स भी हैं जो कैंसर का कारण बनती हैं, जिसे अपन कह सकते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन। कुछ सेल भी हैं, सेल ऑन्को कहते हैं इसको, सी ऑन्को। कुछ कोशिकाएं भी कैंसर का कारण बनती हैं मेरे बच्चे, ये बात याद रखना। और इसे प्रोटो ऑन्कोजीन, कुछ प्रोटीन भी कारण बनते हैं। इन सबको हम कैंसर का कारण मानते हैं, ये कैंसर का कारण बनता है। कैंसर वंशागत हो जरूरी नहीं है, पर अगर कोई इंसान वहीं रह रहा है, उसके मां बाप को हुआ है, तो उसके बच्चे को भी वही बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो वही क्षेत्र में रहता है, क्योंकि वो वही क्षेत्र में रहता है। अगर पराबैंगनी किरणें ज्यादा आ रही हैं तो वो उससे उसके बच्चे को भी हो सकता है, पर उससे नहीं फैलेगा, बच्चे के अपने कारणों से फैलता है। समझ रहे मेरी बात? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको क्लियर रखनी है, ये बात आपके दिमाग में एकदम क्लियर बैठ जानी चाहिए कि हमने कुछ इस तरीके से ये काम किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि कैंसर का पता कैसे लगाएंगे। कैंसर का पता लगाने के लिए भी हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। तो डिटेक्शन कैसे किया जाए, पता कैसे लगाया जाए? तो अगर मैं डायग्नोसिस करूं, अगर मैं कहता हूं कि डायग्नोसिस, पता लगाओ जी कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है, बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सबसे फेमस नाम एकदम आजकल चलता है जिसका नाम होता है एटॉप्सी। एटॉप्सी, नॉट एटॉप्सी, सॉरी एटॉप्सी तो मरने के बाद करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग करते हैं यहां पर ये जो ट्रीटमेंट है उसमें टिश्यू निकालकर, क्या करते हैं, टिश्यू निकालकर ट्रीटमेंट करते हैं। आइए बात करते हैं इसमें। जैसे हमारे पास अगर मान लो कहीं लगे कि वो एरिया का कैंसर हो रहा है, ठीक है, वहां का कैंसर हम वहां पर हो रहा है, ठीक है, या फिर बोन मैरो में हो रहा है, या फिर आपके कहीं शरीर में दिखाई दे रहा है, या फिर स्तन की कहीं गठान दिखाई दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं बायोप्सी। क्या कहते हैं बबुआ? बायोप्सी करते हैं, ठीक है, बायोप्सी, नाम याद रखना, बायोप्सी। आजकल ये सबसे फेमस नाम है और जब भी किसी को कैंसर की आशंकाएं होंगी यही चेकअप करवाया जाता है। क्या करेंगे? आपको लगता है त्वचा का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, बोन मैरो का कैंसर है, कहीं का भी कैंसर है, वहां की ऊतक को निकालते हैं, लेबोरेटरी में ग्रोथ करके देखते हैं, और जब लेबोरेटरी का ग्रोथ करके देखेंगे अगर वो सामान्य से ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रही है, मतलब भाई कैंसर है। समझ रहे हैं? सामान्य कोशिका 24 घंटे में ग्रो कर रही है, पर कैंसर कोशिका 23 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, 1 घंटे, 20 मिनट में भी वृद्धि कर जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यह पहला तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भैया वहां पर कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला बायोप्सी। दूसरा तरीका है जिसे अपन कहते हैं रेडियो टेक्निक। रेडियो टेक्निक। अब ये रेडियो विधि से क्या होता है? रेज का उपयोग करके रेडियो टेक्निक जिसे अपन कहते हैं कि भैया इससे भी टेक्निक से निकालते हैं, तो जिससे भी टेक्निक जो होती है हमारे पास में वो भी टेक्निक है, ठीक है। तो रेडियो विधि से, रेज का उपयोग करके, अब जिन जिन से हमें बीमारियां होती हैं, कभी कभी हम लोग जैसे एक्सरे कर लेते हैं,
एक्सरे भी कैंसर का कारण बनता है। जैसे सीटी स्कैन, आपको पता है सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या नाम होता है बेटा? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इससे भी हम यहां पर पता लगा लेते हैं। इसके अलावा यह है हमारा एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ये 3 मेथड हैं जिससे हमें कैंसर का पता लगाया जा सकता है। एक्सरे, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और एमआरआई, यही तीनों कैंसर का कारण भी बनते हैं और यही तीनों कैंसर का डायग्नोसिस भी करेंगे, पता लगाने में भी आवश्यक है। समझे भाई साहब? इससे पता चलता है। अरे बोलो यार फुल फॉर्म। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसके अलावा एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। जल्दी बोलिए कमेंट सेक्शन पे, ये नाम फुल फॉर्म पता थे क्या आपको? अगर नहीं पता थे तो पता लगाओ ना यार, आज के बाद याद रखना, इससे पता लगाया जा सकता है। हम यहां पर इस तरीके से हम पता लगाते हैं और धीरे धीरे, ये सब हिंदी में लिखा, बायोप्सी में हम कुछ कोशिकाओं को काटते हैं, ब्लड टिश्यू के मामले में हम उसे चेकअप कर लेते हैं। फिर इसके बाद कभी कभी हम पता लगाते हैं रेडियोग्राफी मेथड से, एक्सरे से पता लगा सकते हैं, सीटी स्कैन से पता लगाते हैं, इसके बाद एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस से इमेज पता लगाते हैं। इनसे भी हम पता लगा लेते हैं और हम धीरे धीरे बीमारियों का, जो भी अंग खराब है वो हम ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास तीसरा मेथड है कि भैया हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है। समझ रहे हैं? तो आप इससे तीसरा चीज पूछेंगे। आपको बात समझ में आ रही है ना? आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं आपको मैं कि आपको बीमारी किससे किससे हुई? एक्सरे, गामा रे से हुआ। उसी के साथ साथ आपको कुछ केमिकल थे जैसे निकोटिन, तंबाकू, उसी तरह कुछ जैविक कारक भी थे जैसे सेलुलर ऑन्कोजीन, वायरल ऑन्कोजीन, ये सारी चीजें। फिर आपने पता कैसे लगाया? बायोप्सी से पता लगाया, रेडियो टेक्निक में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई से पता लगाया। ये सब पता लगाने के बाद अब हम पहुंचे हैं भैया ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? तो ट्रीटमेंट के नाम पे हमारे पास 4 मेथड हैं। रेडियोथेरेपी, एक्सरे, गामा रे का लेजर मार के हम उस बीमारी को ठीक भी कर देते हैं, वहां के ट्यूमर को काटते भी हैं। सो आपको रेडियोथेरेपी को समझ में आया कि वही एक्सरे जो बीमारी फैला भी रहा था, वही एक्सरे बीमारी का पता भी लगा रहा है और वही एक्सरे बीमारी को ठीक भी कर रहा है। समझे बाबू? तो हमारे पास 3 अलग अलग मेथड है और इसीलिए कहा जाता है कि तुम ही दर्द हो और तुम ही आराम हो। ठीक है? यही दर्द है और यही आराम है, इसी से बीमारी होती है और इसी से ट्रीटमेंट भी होता है। यह है रेडियोथेरेपी, बात समझिएगा। इसके अलावा कीमोथेरेपी, बहुत सारे हम ड्रग्स वगैरह को यूज करते हैं, दवाइयों को यूज करते हैं। नाम आपने सुना होगा, इंसान का बाल वाल पूरा झड़ जाता है, सुना है ना? पूरा बाल वाल झड़ जाता है। ये वही रीजन है, कीमोथेरेपी, दवाइयों का उपयोग करके। बहुत आसानी समझिएगा। इम्यूनोथेरेपी, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स, दवाइयां, ये सब देकर भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट एक ऑप्शन ये भी है कि उस अंग को काट के हम निकाल दें, और जब हम उस अंग को काट के निकाल देंगे अंग को, तो उसे सर्जरी कहते हैं। तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने का कुछ होता नहीं है। ट्रीटमेंट भी बड़ा आसान है, जितना आपको बताया मैंने आपको कि पता लगाने के लिए आपको ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। ठीक करने के लिए, उपचार के लिए शल्य क्रिया की जा सकती है, जितना आपके लिए आवश्यक है। शल्य क्रिया मतलब काट पीट के अलग कर दो। विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोथेरेपी, लेजर एजर मारो, ठीक करो उसको। उसके अलावा प्रतिरक्षा चिकित्सा है, मतलब आपको इम्यूनोथेरेपी भी यूज करनी है। और सबसे आखिरी में, ठीक है, आवर्त के ढेर को विकिरण के द्वारा काट के बाहर निकाल दिया जाता है। यह है कैंसर का तरीका और यह है कैंसर का ट्रीटमेंट। बस इतनी कहानी आपके कैंसर की थी। तो कभी भी कैंसर का चेकअप भी एक्सरे, गामा रे, इन सब चीजों से होता है। कैंसर कैसी चीज है, मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में, मतलब जितनी आपको आवश्यकता है, बोर्ड में जितनी आपको जानकारी है, उन सभी विषयों को आप तक पहुंचा दिया है।